विद्यार्थियों, आज हम प्लेटो का उप आदर्श राज्य सिद्धांत को पढ़ते हैं। प्लेटो का उप आदर्श राज्य का सिद्धांत। उप आदर्श राज्य के सिद्धांत को प्लेटो का द्वितीय श्रेष्ठ राज्य भी कहा जाता है। द्वितीय श्रेष्ठ राज्य का सिद्धांत। द्वितीय श्रेष्ठ राज्य। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसे द्वितीय की संज्ञा क्यों दी गई। इसे द्वितीय श्रेष्ठ राज्य इसीलिए कहा गया है क्योंकि पहला जो उसका आदर्श राज्य का सिद्धांत था, प्रथम जो आदर्श राज्य है वो हमने पढ़ा कि उसने अपनी रिपब्लिक पुस्तक में सिद्धांत का परिवर्तन वह पहले ही कर चुका है। भले ही व्यवहारिक दृष्टि से ये जो श्रेष्ठ राज्य, द्वितीय श्रेष्ठ राज्य की जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, यह प्लेटो के राज्य का एक प्रकार से वास्तविकता के समीप पहुंचता हुआ विचार है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य था, जिसके बारे में हमने पढ़ा रिपब्लिक में, उसने न्याय व्यवस्था को स्वीकार किया था, शिक्षा है, साम्यवाद है, इन के माध्यम से, और उसने अपने आदर्श राज्य के भव्य भवन के निर्माण की बात कही थी। प्लेटो जब अपने जीवन के अंतिम काल में था, अंतिम चरण में था, तब उसने लॉज नामक पुस्तक का प्रतिपादन किया था। लॉज नामक पुस्तक है, इसका प्रतिपादन इसके द्वारा किया गया था और इसी में इसने अपने उप आदर्श राज्य का सिद्धांत द्वितीय, क्योंकि देखो यहाँ पर हम ये समझ लें कि प्लेटो को इस बात का आभास हो चुका था कि व्यक्ति कानून के बिना अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। व्यक्ति भले ही उसमें अंतरात्मा की जो आत्मा है उसमें जो गुण उसके निवास करते हैं, विवेक, साहस और शौर्य, ऐसी उसने बात की थी, लेकिन उनको व्यवहारिक किस प्रकार से बना जा सकता है। वो व्यवहारिक व्यक्ति अपने गुणों किस प्रकार से पहचानेगा। हमें याद है कि जब उसने अपने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था रिपब्लिक वाला, तब जिस दार्शनिक शासक की वकालत उसने की है, वह नहीं चाहता था कि उसके दार्शनिक शासक में किसी प्रकार की कोई बाधा आए। वही सर्वोपरि है, एक प्रकार से उस पर कानून की जो सत्ता, उसका भी उस पर नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर प्लेटो ने जब उपादर्श राज्य की चर्चा की है, विवेचना की है, तो गेटेल जैसे विद्वान हैं, गेटेल ने प्लेटो के द्वितीय श्रेष्ठ राज्य के बारे में कहा है कि चूंकि मानव चरित्र की अपूर्णता के कारण आदर्श राज्य संभव नहीं है। आदर्श राज्य किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। गेटेल मानता है कि जो मानव चरित्र है, मानव चरित्र की अपूर्णता के कारण आदर्श राज्य संभव नहीं है, और चूंकि ऐसी स्थिति में कानूनों के बिना कार्य नहीं चल सकता है, अतः प्लेटो लॉज में ऐसी कानूनी व्यवस्था का सुझाव देता है जिससे वर्तमान स्थितियों में अधिक लाभ हो सके। वर्तमान समय की जो परिस्थितियां थी, प्लेटो का हम कह सकते हैं कि स्वयं का विवेक एक प्रकार से जागृत हो गया और उसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्याय की प्रणाली को वह परिवर्तित करता है। शिक्षा जहाँ पर वह मान के चलता है कि केवल एक वर्ग के लिए प्रमुख रूप से अभिजात्य वर्ग था, उसी को वह हर स्थान में आगे रखना चाहता है। यहाँ पर उसकी जो न्याय प्रणाली है, वो भी उसने देखा कि वर्तमान समय से जिस प्रकार से न्याय का जो वर्गीकरण है, प्रारंभिक न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, प्लेटो ने भी अपने उप आदर्श राज्य में एक उचित न्याय प्रणाली की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं को उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि लॉज का प्रतिपाद्य विषय क्या है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं
कि जो लॉज उसकी पुस्तक थी उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है। प्रतिपाद्य विषय, लॉज में उसने किस विषय को, किन बातों का उन्होंने समावेश किया है। तो लॉज जो नाम से ही संबंधित है, कानून की जो बात है, कानून का स्वरूप और प्लेटो ने इसमें स्वीकार किया था। प्रमुख रूप से प्लेटो का जो अध्ययन है वो संवाद प्रणाली पर आधारित है। संवाद प्रणाली, एक व्यक्ति ने बात को कहा है, दूसरे ने सुना है। यहाँ पर लॉज में प्लेटो ने वार्तालाप करने वाले 3 व्यक्ति, क्रीटवासी क्लिनियास, दूसरा व्यक्ति स्पार्टावासी, ये स्पार्टा का था, स्पार्टावासी मैग्लिलस, और तीसरा जो व्यक्ति जिसका उदाहरण उसने दिया है एथेंसवासी विदेशी, एथेंसवासी विदेशी। इनके माध्यम से उन्होंने जो एक आदर्श राज्य है उसको किस प्रकार से वास्तविक बनाया जा सकता है, जो उसका स्वप्निल संसार था। देखो यहाँ पर हमें जो प्लेटो का आदर्श राज्य था उसे नहीं भूलना चाहिए। उस सिद्धांत में उसने स्वयं ने भी स्वीकार किया था कि इस प्रकार का जो मेरा आदर्श राज्य है, रिपब्लिक वाले आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं, कि वह केवल स्वर्ग में ही संभव है, वो इस पृथ्वी पर संभव नहीं हो सकता है। तो व्यवहारिकता में उसे कैसे उतारा जा सकता है, इन तीनों व्यक्तियों के माध्यम से उन्होंने, और एक जूस देवता के माध्यम से, जूस देवता का उदाहरण लेते हुए और इन तीनों की जो संवाद शैली है उसके माध्यम से अपना जो उप आदर्श राज्य के सिद्धांत है उसको मजबूत किया है। एक हम कह सकते हैं लॉज 12 भागों में विभक्त है। लॉज जो पुस्तक है प्लेटो की, उसके हम विषय पर आते हैं। लॉज के जो खंड हैं वो उसने उसे 12 भागों में वर्गीकृत किया है। पहला और दूसरा भाग है, पहला और दूसरा, ये संगीत और नृत्य से संबंधित है। संगीत और नृत्य प्लेटो की जीवन के अंत में जिस पुस्तक का उन्होंने लिखा है, अंतिम जिस पुस्तक को उन्होंने लिखा है वो उसकी लॉज है। और लॉज का जो पहला और दूसरा भाग है वो संगीत नृत्य से संबंधित है। तीसरा भाग राज्य का ऐतिहासिक वर्णन, तीसरे भाग में राज्य का ऐतिहासिक वर्णन किया गया है, राज्य का ऐतिहासिक वर्णन। इसी प्रकार से चौथा राजनीतिक शास्त्र के जो प्रमुख सिद्धांत है, आधारभूत सिद्धांतों से संबंधित है। इसी प्रकार से 5 से लेकर के और छठे भाग की हम बात करें तो इसमें राज्य के कानून, शासन विधान, पदाधिकारी, राज्य की जनसंख्या, शिक्षा पद्धति, सबका समन्वित रूप से एक साथ उन्होंने वर्णन किया है। कानून देखें आप, कानून, शासन विधान की बात करता है, जनसंख्या की बात करता है, जनसंख्या, और प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी, इसका वर्णन लॉज की जो 5, 6, 7 और 8 इन भागों में इस विषय पर प्रकाश डाला गया। लॉज का जो 9 से लेकर के 11 तक का जो भाग है वो प्रमुख रूप से फौजदारी और दीवानी, ये फौजदारी और दीवानी कानून से संबंधित है। फौजदारी और दीवानी, फौजदारी और दीवानी कानून जो नियम संहिताएं थी उनका वर्णन किया है। और हम कह सकते हैं कि ये लॉज का सर्वोत्तम भाग है, एक प्रकार से लॉज का सर्वोत्तम अंश, लॉज जो पुस्तक है उसका ये सर्वोत्तम अंश है। 12वां जो भाग है, अंतिम भाग में जिस विषय वस्तु को उसने रखा कि कोई पदाधिकारी जब अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है,
कर्तव्य की पालना नहीं करता है तो ऐसे पदाधिकारी को दंडित किया जाना जरूरी है। तो कर्तव्य से विमुख होने वाले अब जो पदाधिकारी हैं उनके लिए दंड विधान का वर्णन उन्होंने किया है। दंड व्यवस्था को स्वीकार किया है। जीवन के अंतिम काल में लिखी गई पुस्तक, और यहाँ पर हमारे को प्लेटो विवेकी होता हुआ नज़र आता है, और उन्होंने इसी क्रम में लॉज की जो प्रमुख विषय वस्तु है वो हमने रखी। अब हम प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य है वो उसकी विशेषताओं को जान लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि वह अपने इस उप आदर्श राज्य के माध्यम से और किस प्रकार से वास्तविकता के समीप पहुंच जाता है। उप आदर्श राज्य की विशेषताएं, उप आदर्श राज्य की या द्वितीय श्रेष्ठ राज्य भी कहा जा सकता है। उप आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता, उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति। उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक की स्थिति में उसने स्वीकार किया है कि राज्य नदी किनारों के पास में या समुद्र तट के पास में नहीं होना चाहिए। समुद्र तट से उचित दूरी होनी चाहिए। जिस राज्य की सीमाएं समुद्र से लगती है वहाँ पर जो सेना की व्यवस्था है, सैनिक भार है, वो बहुत अधिक लगता है। सेना पर होने वाला जो व्यय है, जो खर्चा है, वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। साथ ही जो दुश्मन शासक हैं वो एक प्रकार से गिद्ध दृष्टि लगाए रखते हैं। गिद्ध दृष्टि, उनकी नज़र हमेशा बनी रहती है कि कभी भी वो उस पर आक्रमण कर सकते हैं। तो समुद्र तट से उचित दूरी की बात भौगोलिक स्थिति में हम कह सकते हैं प्लेटो ने स्वीकार किए। राज्य की जो सीमाएं हैं वो एक प्रकार से सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ से सुरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि कृषि प्रधान, देखो भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो वह कृषि प्रधान व्यवस्था की बात करता है। कृषि प्रधान व्यवस्था को उसने स्वीकार किया। इसके साथ में ही उसने माना कि राज्य का जो क्षेत्रफल है वो भी अधिक होना चाहिए। राज्य का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वह राज्य उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। तो उप आदर्श राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है उसका उन्होंने एक उचित तरीके से हमारे को बताने का प्रयास किया है। दूसरी विशेषता, जनसंख्या का निर्धारण। जनसंख्या का निर्धारण। प्लेटो ने देखो ने तो अपने आदर्श राज्य में जो रिपब्लिक में वर्णित है उसमें कहीं पर भी भौगोलिक स्थिति की विवेचना उसने नहीं की थी। दूसरा, जनसंख्या का निर्धारण। जब उसने रिपब्लिक लिखी थी तो उसने कहीं पर भी अपनी उस पुस्तक में और एक राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए इस पर उसने विचार नहीं किया था। आज हम राज्य के तत्वों की बात करते हैं, राज्य के निर्माण के तत्वों की बात करते हैं, तो उसमें जो जनसंख्या का तत्व है, भौगोलिक आकार की बात आती है, उसमें भौगोलिक स्थिति की बात आती है, जनसंख्या की बात आती है, सरकार की बात आती है, वर्तमान समय की बात करते हैं। राज्य का निर्माण चार तत्वों, जिनमें चार तत्वों से हुआ वो कौन कौन से हो गए, तो उसकी भौगोलिक सीमाएं राज्य की, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार होता है और चौथा संप्रभुता। तो प्लेटो ने अपनी दूसरी विशेषता में राज्य की जनसंख्या उसको निश्चित किया है और एक आदर्श संख्या का उसने प्रतिपादन किया कि राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। उसने माना कि 5040 होनी चाहिए। तत्कालीन समय में यूनान छोटे छोटे नगर राज्यों में विभक्त था, तो 5040 को उसने एक आदर्श संख्या के रूप में किस प्रकार से स्थापित किया, ये हमें ध्यान है कि प्लेटो ने जब अपनी रिपब्लिक लिखी थी और जिस अकादमी शिक्षण संस्था की जब स्थापना उसने की थी तो अकादमी के प्रवेश द्वार पर क्या लिखा था उसने कि ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश न करे। तो इसे हम कह सकते हैं गणित
की एक उसे आदर्श संख्या महसूस हुई और उसने उसका एक निश्चित नियम बताया है कि हमें जनसंख्या का निर्धारण करने के लिए वह मानता है कि हम 1 से लेकर के 7 तक की संख्याओं को गुणा करते हैं। 1 से लेकर के 7 तक की संख्याओं को हम जब गुणा करते हैं तो संख्या आती है 5040। और फिर उसने आगे देखा कि 7 से लेकर के 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो संख्या आती है 5040। 5040 ये संख्या उसे एक प्रकार की आदर्श संख्या महसूस हुई, एक उचित संख्या उसे महसूस हुई और इसीलिए उसने अपने आदर्श राज्य की जो जनसंख्या है वो 5040 निश्चित कर दी। जनसंख्या के निर्धारण के बाद में अगली विशेषता उसने मानी है कि उप आदर्श राज्य की आधारशिला क्या हो। उप आदर्श राज्य की आधारशिला, जिस प्रकार से रिपब्लिक वाला जो आदर्श राज्य है उसमें आधारशिला किसने स्वीकार किया था? न्याय को। यहाँ पर वह कानून को मानता है। कानून का जो विषय है, कानून की जो सर्वोच्चता है वह उसे स्वीकार कर लेता है। शासक और शासित तो दोनों के लिए है, यह शासक और शासित दोनों के लिए कानून का जो महत्व वो मानता है कि जो स्वयं शासक है उस पर भी कानून है, वो अपना नियंत्रण रखेगा। कानून की सत्ता एक प्रकार से सर्वोच्च सत्ता है। और जो शासित लोग हैं, शासितों के लिए भी, संपूर्ण जनसंख्या के लिए भी, और जो राजा है उस पर भी वह कानून का महत्व है वो मानता है। कानून की आवश्यकता महसूस होती है। उसने कानून की उत्पत्ति, कानून की प्रभुता, कानून की सर्वोच्चता, वह मानता है कि कानून की अपरिवर्तनीयता होनी चाहिए। कानून आसानी से न बदला जा सके, एक ठोस विधान होगा। राज्य में नियम, कानून, कायदे बदलने के लिए वह एक व्यवस्था का निर्धारण करता है। राजा पर जब कानून का अधिकार नहीं होता है, वह कानून के क्षेत्र से बाहर होता है, तब वह अपने अनुसार राज्य की व्यवस्थाओं का संचालन करता है जो उसे उचित प्रतीत नहीं हुई। इसीलिए उसने कानून की अपरिवर्तनीयता के सिद्धांत को स्वीकार किया। कानून और जो नैतिकता है, कानून और नैतिकता को प्लेटो समान मानता है। इनमें कहीं पर समानता है, कानून और नैतिकता। जो नैतिक है वही एक प्रकार से कानून है। तो नैतिकता और कानून में प्लेटो समानता की बात करता है। अगली विशेषता में प्लेटो ने माना है कि उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था। जब प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य रिपब्लिक वाले की बात कर रहे हैं, उसकी विवेचना की थी, तब उसने और संपत्ति, जो निजी संपत्ति है, उसके क्षेत्राधिकार से जो संरक्षक वर्ग है उसे वंचित कर दिया था। और केवल किसके लिए? केवल हम कह सकते हैं जो उत्पादक वर्ग है उसके लिए उसे संपत्ति का अधिकार दिया था। तो उप आदर्श राज्य में संपत्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है। उप आदर्श राज्य में संपत्ति की आवश्यकता, संपत्ति की आवश्यकता, बिना संपत्ति के देखो वितराग की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। वो हम कह सकते हैं राज्य का एक प्रकार से विघटन हो जाता है, राज्य का उन्मूलन उसमें हो जाता है, राज्य की स्वयं की समाप्ति हो जाती है। तो उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था का उसने निर्धारण किया। यहाँ पर जो पारिवारिक जीवन है, पांचवी विशेषता, उप आदर्श राज्य में पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन, पारिवारिक जीवन के विषय को वह स्वीकार करता है। परिवार का बड़ा महत्व है। जैसा उसने अपने आदर्श राज्य में एक राज्य परिवार की रूपरेखा का निर्धारण किया था। मानव को उसने किस प्रकार का प्राणी, एक पशुवत रूप उसका धारण कर दिया था। परिवार को, परिवार जैसी संस्था पर उसने वज्राघात किया था। यहाँ पर अपने इस द्वितीय श्रेष्ठ राज्य में उसने एक जो पारिवारिक जीवन है उसका विवेचन किया है। उप आदर्श राज्य में शासन विधान का भी उसने वर्णन किया है। एक शासन प्रणाली, शासन विधान, उप आदर्श राज्य में शासन विधान को भी वह स्वीकार करता है। शासन विधान की व्यवस्था में उसने माना कि सबसे पहले जो इकाई होती है वो होती है साधारण सभा, साधारण सभा। और साधारण सभा में किसको उसने माना है कि राज्य की जो द्वितीय श्रेष्ठ राज्य है इसकी जनसंख्या कितनी है? 5040। 5040 की जो सदस्य संख्या है ये सभी
नागरिक उसके सभी सदस्य होंगे। सभा की बैठक है वो वर्ष में एक बार जरूर होनी चाहिए। एक बार वर्ष में साधारण सभा की जो बैठक है, जिसमें समय समय पर राज्य में क्या चल रहा है, राज्य की गतिविधियां, उनको नियंत्रण में रखा जा सकता है। राज्य की अन्य संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? इस साधारण सभा के द्वारा ही किया जाता था। फिर दूसरा वो मानता है एक सलाहकार बोर्ड। सलाहकार बोर्ड कहें, विभाग कहें, इसका कार्य जैसे नाम से स्पष्ट है, परामर्श देना। परामर्श देने का कार्य सलाहकार बोर्ड के द्वारा किया जाता था। ये एक बोर्ड था। इसका चुनाव साधारण सभा के द्वारा होता था। साधारण सभा के द्वारा सलाहकार बोर्ड का चुनाव होता था। सदस्यों की आयु वह मानता है कि 50 से 70 वर्ष। सलाहकार बोर्ड के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु का उन्होंने निर्धारण किया 50 से लेकर के 70 वर्ष की अवस्था। सलाहकार बोर्ड के सदस्यों का चयन करने के लिए वह एक पद्धति को प्रयोग में लेता है, तिहरी पद्धति। पहले 5040 जो सदस्य हैं, 5040, ये पहले 300 सदस्यों का चुनाव करते हैं। 300 सदस्यों में से फिर 100 सदस्यों का चुनाव होता है और 100 से फिर 37 सदस्यों का, अंत में जो सदस्य रहते हैं वो 37 सदस्य रहते हैं। तो प्लेटो के अनुसार सलाहकार बोर्ड में सदस्यों की संख्या कितनी है? 37 है। इनका चुनाव किसके द्वारा हुआ? साधारण सभा के द्वारा। और तिहरी पद्धति, तिहरी पहले 300 सदस्यों का चुनाव, फिर 300 में से 100 का चयन किया जाता है और 100 से फिर 37 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। उसके बाद में उसने एक प्रशासनिक परिषद को भी माना है। शासन विधान में साधारण सभा, फिर सलाहकार बोर्ड और फिर तीसरा उसने प्रशासनिक परिषद की बात कही है। प्रशासनिक परिषद, प्रशासनिक परिषद, प्रशासनिक परिषद का भी प्लेटो के द्वारा हम कह सकते हैं उल्लेख किया गया और इसमें वह सदस्यों की संख्या मानता है 360। प्रशासनिक परिषद में सदस्यों की संख्या 360 है। ये एक प्रकार से स्थानीय अधिकारी और बाज़ार की जैसे देखभाल करना है, राज्यों को हानि पहुंचाने वाले जो व्यक्ति हैं उनको एक प्रकार दंडित करने का कार्य है। इसके द्वारा क्या आता है? मुकदमे सुनना, यदि कानून बदलने की आवश्यकता हो तो ये अपनी सहमति वहाँ पर देते हैं। और प्रशासनिक परिषद का जो कार्यकाल माना, ये प्लेटो ने माना 20 वर्ष तक। जो सदस्य इसमें आ जाते हैं 360 सदस्य, इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? 20 वर्ष का कार्यकाल होगा। तो एक ही हम कह सकते हैं प्रशासनिक परिषद की बात को भी प्लेटो ने स्वीकार किया है। सलाहकार बोर्ड के कार्यों को क्रियात्मक रूप प्रशासनिक परिषद के द्वारा दिया जाता है। ये सलाहकार बोर्ड के जो जितने भी कार्य हैं उनको क्रियात्मक पक्ष, उन्हें क्रियात्मक दृष्टिकोण में लाने के लिए, क्रियात्मक विचारधारा में लाने के लिए प्रशासनिक परिषद है वो कार्य करती है। तो इसका मतलब प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य में एक बहुत ही हम कहेंगे तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अंतिम जीवन के अंतिम काल में उन्होंने एक ही और शासन व्यवस्था का भी जो स्वरूप है उसका निर्धारण किया है। प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य में मिश्रित संविधान को भी स्वीकार किया। मिश्रित संविधान को स्वीकार किया उसने। मिश्रित संविधान का तात्पर्य हुआ कि उसने राजतंत्र को भी स्वीकार किया है, कुलीन तंत्र को भी स्वीकार किया है और प्रजातंत्र को भी स्वीकार किया है। तीनों का जो सम्मिलित रूप है वो उसने स्वीकार किया अपने उपादर्श राज्य में। शिक्षा व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था तो जैसा हमने पढ़ा, शिक्षा व्यवस्था अपने आदर्श राज्य में उसने शिक्षा व्यवस्था है उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया उसने चलाई थी। और जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें उसने प्रारंभिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसका परिवर्तन किया था। यहाँ पर उसने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा, दो प्रकार की शिक्षाएं मानी है। प्रारंभिक शिक्षा है वो 10 वर्ष तक चलती है। जीवन के जब बच्चा पढ़ना प्रारंभ करता है, प्रारंभिक आयु उसने नहीं माना। झूलने शब्द का प्रयोग प्लेटो ने किया है। झूलने से लेकर के, हम पालना शब्द बोलते हैं, पालने से लेकर के और 10 वर्ष तक चलती है। उसके बाद में जो माध्यमिक शिक्षा है
माध्यमिक शिक्षा की प्लेटो ने बात की है वो 10 वर्ष से प्रारंभ होती है, 10 वर्ष से प्रारंभ होती है। तो प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सबके लिए है, किसी भी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। नागरिकों में कानून के प्रति सम्मान की भावना बनी रहे। नागरिक है वो कानून का पालन किस प्रकार से करेंगे, विनय की भावना किस प्रकार से पैदा हो सकती है, विनय की भावना का विकास करना उसका उद्देश्य रहा। और हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था है वह एक उचित शिक्षा का प्रतिपादन इसीलिए भी करता है कि उसके यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री है, प्लेटो ने एक स्थान पर लिखा है कि जो शिक्षा मंत्री है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि शिक्षा से उसका विशेष लगाव रहा है। इसी क्रम में जो अगली विशेषता है आत्म संयम का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने द्वितीय श्रेष्ठ राज्य में आत्म संयम सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम का सिद्धांत, आत्म संयम का सिद्धांत। अपने आदर्श राज्य में वह मान के चलता है कि राज्य के द्वारा कानून का प्रतिपादन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर उसने कानून की सत्ता को स्वीकार किया, कानून को माना है। इसके बावजूद वह मानता है कि जब तक व्यक्ति अपने आप से नियंत्रित नहीं होगा तब तक कानून सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा। उसने एक स्थान पर लिखा है कि नागरिक कानून का पालन करें, राज्य की संस्थाओं के प्रति आदर भाव, कानून की सर्वोच्चता को सदैव स्वीकार करने के लिए तत्पर रहें। आत्म संयम के अभाव में राज्य का उसी प्रकार पतन हो जाता है जिस प्रकार से अधिक पालों वाला जहाज, अधिक मांस वाला शरीर और अधिक शक्ति वाला मन नष्ट हो जाता है। प्लेटो के उप आदर्श राज्य की अंतिम विशेषता को देखते हैं। उप आदर्श राज्य में न्याय का दृष्टिकोण, न्याय कैसा है? उप आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। प्लेटो ने जहाँ अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत में न्याय किसे माना था? कार्य विशिष्टीकरण को, कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर उसने बल दिया था। कार्य विशिष्टीकरण, संक्षिप्त में कहें तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग अपना कार्य करे, एक वर्ग दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। यहाँ पर उसने एक आधुनिक न्याय प्रणाली को जन्म दिया। एक प्रकार से सबसे पहले उसने जिस न्यायालय को माना वो था उसका स्थायी पंचायती न्यायालय, स्थायी पंचायती न्यायालय, पंचायती न्यायालय। प्रथम न्यायालय प्रारंभिक न्यायालय, स्थायी पंचायती न्यायालय। और इसमें जो नागरिक होते थे उनके जो आपसी विवाद हैं, आपस में होने वाले जो विवाद हैं, उन विवादों का हल किस प्रकार से निकाला जा सकता है, इसकी व्यवस्था का उसने वर्णन किया। फिर दूसरा न्यायालय उसने माना क्षेत्रीय न्यायालय, क्षेत्रीय न्यायालय। एक क्षेत्र विशेष के जो नागरिक हैं उनमें जो विवाद पैदा होंगे उन विवादों का जो निवारण है वो यहाँ पर होगा। तीसरे जो न्यायालय हैं वो है विशेष न्यायालय, विशेष न्यायालय। विशेष न्यायालयों के अंतर्गत जो न्यायाधीश हैं इनको प्रशासनिक अधिकारी चुनेंगे। प्रशासनिक जो परिषद है वो इन न्यायाधीशों का चयन करती है। समस्त राज्य के व्यक्तिगत झगड़े इनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। इस विशेष न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संपूर्ण राज्य में जितने जो भी विवाद होते हैं, संपूर्ण राज्य के विवाद, संपूर्ण राज्य के विवाद इसके अंतर्गत आते हैं। और अंतिम जो अपील का जो न्यायालय था वो था संपूर्ण जनता का न्यायालय, संपूर्ण जनता का न्यायालय, जनता का न्यायालय। इस न्यायालय में हम कह सकते हैं जो भी स्थायी पंचायतों में जो विवाद आते थे, क्षेत्रीय न्यायालयों में जो विवाद आते थे, विशेष न्यायालयों में जो विवाद आते थे, उनके लिए अंतिम रूप से, जिस प्रकार से वर्तमान समय के हिसाब से कहें तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें अंतिम रूप से अपील की जाती है। तो ऐसा ही न्यायालय का वर्णन हम कह सकते हैं आज से लगभग 2500-2500 वर्ष पहले प्लेटो ने संपूर्ण जनता के न्यायालय में दिखाने का प्रयास किया है। अंत में उप आदर्श राज्य के अंत में हम कह सकते हैं इसके सिद्धांत का मूल्यांकन करते हुए कि रिपब्लिक के आदर्श राज्य की तुलना में उप आदर्श राज्य का महत्व अधिक है। व्यवहारिक विचारधारा को इसमें अपनाया गया।
अरस्तु महान दार्शनिक प्लेटो का शिष्य रहा है, तो उसने भी इस सिद्धांत से बड़ी प्रेरणा ली है। कानून की सर्वोच्चता है, शिक्षा सिद्धांत है, मिश्रित संविधान है, ये सारे विचार अरस्तु ने अपने महान दार्शनिक गुरु प्लेटो से ही ग्रहण किए हैं। तो ये वर्तमान समय में जिस व्यवस्था को हम देखते हैं उस व्यवस्था के बिल्कुल नज़दीक है। देखो, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से जो आदर्श राज्य था प्लेटो का, ये उसके विपरीत है। ये पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। प्लेटो ने एक प्रकार से एक सुधारवादी दृष्टिकोण दिया है। आदर्श राज्य का सिद्धांत, आदर्श राज्य का विरोधी सिद्धांत किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है, ये पूरक है। उसमें संशोधन किया, एक अग्रगामी जो दृष्टिकोण है वो प्लेटो ने अपनी इस आदर्श राज्य में देने का प्रयत्न किया है। वर्तमान समय में जो राज्य के जो अंग होते हैं, जैसे मैंने भी आपसे चर्चा की थी, जनसंख्या है, उसका भौगोलिक आकार है, सरकार है, संप्रभुता है, तो ये राज्य के जो तत्व हैं, इन तत्वों का भी कहीं न कहीं पर प्लेटो ने अपने इस आदर्श राज्य में दिखाने का प्रयत्न किया है।